दोस्तों, भारत की कैपिटल सिटी यानी कि दिल्ली से महज 686 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेपाल कैसे बना हिंदू राष्ट्र? क्या नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र नहीं था? अगर था तो दोबारा से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की गई? क्या है ये सियासी घमासान और क्या है नेपाल का इतिहास? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हिंदुस्तान के बाद अगर हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो सबसे पहले नेपाल का ही नाम आता है, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुओं के पवित्र मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में ही मौजूद है, जहां भक्तों का सैलाब रोजाना देखने को मिलता है। नेपाल दोस्तों आजकल से नहीं बल्कि शुरू से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया कुछ साल पहले, जब नेपाल को भारत और हिंदू धर्म से दूर खींचने की पुरजोर कोशिश की गई। ये सब समझने के लिए दोस्तों हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। कहानी शुरू होती है 3री शताब्दी में अशोक साम्राज्य ने नेपाल को अपने अंडर में ले लिया था। 4वीं शताब्दी तक अशोक का समय खत्म हुआ और नेपाल पर अधिकार हुआ समुद्रगुप्त का। लंबे समय तक नेपाल ने समुद्रगुप्त की सत्ता को कबूल कर रखा। फिर 7वीं शताब्दी में एक बार फिर से सत्ता पलट हुआ और नेपाल पर अधिकार जमाने के इरादे से तिब्बत ने हमला कर दिया और इस तरह नेपाल पर अधिकार हो गया तिब्बत का। इन हमलों से तो निपटा जा सकता था क्योंकि ये बाहरी हमले थे, लेकिन अब नेपाल में जैसे जैसे अलग शासन आया, वहाँ की स्थिति खराब होने लगी और नेपाल के लोग आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। यानी नेपाल में अब आंतरिक तौर पर युद्ध शुरू होने लगे थे। इन्हीं आंतरिक विवादों का फायदा उठाया ठाकुरी वंश के राजाओं ने, जिन्होंने 11वीं सदी आते आते नेपाल की गद्दी को अपने हाथों में ले लिया। ठाकुरी वंश का समापन हुआ तो फिर आया मल्ला डायनेस्टी। इस वंश का नाम आते ही दोस्तों इतिहास में सबसे पहले जिक्र मिलता है यक्ष मल्ला का, जिन्होंने नेपाल पर 1428 से लेकर 1475 तक राज किया। लेकिन अब यक्षमल को लगा कि उनके जो दिन हैं वो पूरे हो चुके हैं, तो उन्होंने नेपाल को हाथ से ना जाने का एक उपाय निकाला और नेपाल को अपने बेटे और बेटी में बांट दिया, जिससे आपस में ही लड़ाइयां और विवाद शुरू हो गए। और इन झगड़ों का फायदा हुआ पश्चिमी हिमालय में रहने वाली गोरखा जाति को, जिन्होंने पश्चिमी हिमालय को छोड़कर नेपाल में शरण ली और देखते ही देखते पूरे नेपाल को अपने हाथ में ले लिया। गोरखा जाति ने नेपाल को मजबूत करने के लिए आर्मी का गठन किया। नेपाल में घुसी गोरखा जाति ने 19वीं शताब्दी आने तक नेपाल के साउथ बॉर्डर को बढ़ाकर ब्रिटिश के नॉर्थ बॉर्डर तक पहुंचा दिया। इसी बढ़ी हुई सीमा का नतीजा था जो नेपाल को अंग्रेजों के साथ दो हाथ करने पड़े। हालांकि इस युद्ध के बाद ब्रिटिश और नेपाल के बीच संधि हुई, जिसमें नेपाल ने अपना कुछ भाग ब्रिटिशर्स को दे दिया। साल बीते गए और फिर आया साल 1951, जब राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने नेपाल में पंचायत राज प्रणाली पेश की। इसके बाद 1990 में राजा महेंद्र के बेटे वीरेंद्र ने संसदीय सरकार को बहाल कर दिया। इसके बाद दोस्तों नेपाल में माओवादियों का कहर रहा। माओवादियों के ही चलते साल 2006 में नेपाल के राजा को नेपाल की गद्दी से उतार दिया गया और साल 2008 में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर नेपाल पर अपना राज करना शुरू कर दिया। अब अगर आपने रूस, चाइना जैसे देशों के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र जरूर मिला होगा। इसलिए आप सभी जानते होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म जहाँ भी जाता है वहाँ गड़बड़ होना तय हो जाता है, बोले तो पनौती समय शुरू हो जाता है। नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल पर राज शुरू करने के साथ ही उसे भारत और उसके धर्म यानी कि हिंदू धर्म से दूर करने का पूरा मन बना लिया। यानी जो नेपाल सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अब उसे उसके ही धर्म से अलग करने का मन बना लिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि नेपाल के लोगों को चाइनीज सभ्यता से जोड़ा जाए और नेपाल को भी भारत से दूर करके चाइना को करीब लाया जाए। और बेसिकली हम पिछले 10 सालों से नेपाल में यही देख रहे हैं। चाइना को जब मौका मिला तो उसने नेपाल में इन्वेस्टमेंट तेज कर दिए और कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए नेपाल की योजनाओं यानी पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। अगर नेपाल की पॉलिसीज में चाइना की घुसपैठ देखनी है तो हाल ही में आई एक खबर पर नजर डाल लीजिए, जहां हमें सुनने को मिला कि अमेरिका नेपाल को $500 मिलियन का ग्रांट देने वाला। अब ग्रांट दोस्तों क्या होता है? तो शॉर्ट में समझे तो भाई ग्रांट वो पैसा होता है जो कोई देश या कंपनी दूसरे देश या कंपनी को देती है, लेकिन मदद के तौर पर। मतलब ये पैसे वापस लौटाने नहीं होते हैं। अब नेपाल के लिए अच्छा मौका था क्योंकि दोस्तों वो इन पैसों को देश के डेवलपमेंट में खर्च कर सकता था, लेकिन बीच में टांग अड़ाई चाइना ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जोर से नेपाल को ये पैसा लेने से रोक देता है। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। नेपाल पर चाइना का प्रभाव एक समय पर इतना ज्यादा पड़ा कि नेपाल में चाइना के एम्बेसडर हाओ यान पुई को सबसे बेस्ट और इन्फ्लुएंस एम्बेसडर माना जाता था।
था, जिनके गुणगान पूरे नेपाल में सुनने को मिलते थे। हालांकि नेपाल में चाइना की बढ़ती इस दखल के साथ ही कहीं न कहीं भारत नेपाल से दूर होता जा रहा था। भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास पैदा हो रही थी और कहीं न कहीं कम्युनिस्ट पार्टी यही चाहती थी। हालांकि भारत और नेपाल के रिश्ते अब भी उतने खराब नहीं थे जितने कि साल 2019 में हो गए। दरअसल दोस्तों 2019 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने भारत के राजनीतिक मैप को देखकर खूब आग उगली थी। उनका कहना था कि भारत ने अपने मैप में नेपाल को भी दिखाया है, जो कि गलत है। इस मैप पर केपी ओली ने इतनी आपत्ति जताई कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते बस से बदतर होने की कगार पर पहुंच गए। अब आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अब नेपाल फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनना चाह रहा है? तो इन सब का कनेक्शन है दोस्तों चाइना पाकिस्तान से। मैं समझाता हूँ। ये आंकड़ों में दोस्तों भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन ये कर्ज इतना ज्यादा है कि चाहे हाथ फैलाओ, कटोरा दिखाओ या फिर फटे कपड़े, कोई चाह कर भी मदद नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान का हाल श्रीलंका की तरह ही होगा। अब पाकिस्तान और श्रीलंका की ये हालत नेपाल अच्छे से देख चुका है और देख भी रहा है। इसलिए नेपाल को अब कहीं न कहीं ये समझ में आने लग गया है कि भैया जिस तरह से चाइना का कोरोना खतरनाक था, उसी तरह चाइना भी ड्रैगन है जो आग प्यार से उगलेगा लेकिन पूरे नेपाल को खा जाएगा। इसके अलावा नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने और शेर बहादुर देओबा की सरकार बनने के साथ ही और ज्यादा तेज हो गई है। नेपाल की जनता जो पहले से ही हिंदू धर्म को मानती है और खुद को हिंदू मानती है, उनके साथ साथ नेपाल के सत्ताधारी लोग और विपक्ष दोनों ही पक्षों ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो तेज कर दी है। वही शेर बहादुर भी यही चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू धर्म में वापस लौट आए। इसका अंदाजा आप उनके भाषण से ही लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो नेपाल को भारत के और पास लाना चाहते हैं, साथ ही नेपाल को हिंदू धर्म वाले रूट्स पर वापस ले जाना चाहते हैं। इनके अलावा नेपाल के ही एक मिनिस्टर ने दोस्तों पब्लिकली एक मैसेज के जरिए कहा था कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हालांकि नेपाल के इस फैसले से और नेपाल में हो रही इन रैलियों से भारत में जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदार हैं, उन्हें बड़ी चुल मच रही है। लेकिन दोस्तों उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे कि ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे। नेपाल और भारत के रिश्तों को जड़ से मजबूत बनाने और पहले जैसे बनाने के लिए शेर बहादुर ने सबसे बड़ा कदम भी उठाया है। उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा भारत में ही की है और इतना ही नहीं, वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो जब भारत आए तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश भी पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने काल भैरव और काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर पूजा भी की, जहाँ योगी आदित्यनाथ के साथ कई मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि भारत ने नेपाली छात्र छात्राओं को यूक्रेन से निकालने में मदद की थी। सिर्फ यही नहीं, शेर बहादुर साहब ने सबसे हट के जो चीज की वो ये थी कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहुंचे, जबकि आज तक ऐसा कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नेपाल अब खुद को भारत के नजदीक और चाइना से दूर करना चाहता है। इनके अलावा अगर नेपाल के लोगों का वापस हिंदू राष्ट्र की मांग करने का लॉजिक समझा जाए तो उनके हिसाब से अगर नेपाल वापस से अपने हिंदू धर्म में लौट आता है, यानी कि हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो उन्हें संगठित होने का मौका मिलेगा। यानी कि उन्हें भारत से कहीं न कहीं जात पात धर्म भाषा हर तरह से एक कर दिया जाएगा। उनके साथ कोई भी भेदभाव जैसा व्यवहार नहीं होगा और उन्हें किसी भी मामले में डिवाइड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नेपाल में क्रिश्चियन कन्वर्जन भी बहुत ही तेजी से हो रहा है और अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक वहाँ की आवाम को इससे भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज भी नेपाल की जनता हिंदुइज्म को ही अपना रही है। कुल मिलाकर देखें तो नेपाल शुरू से ही एक हिंदू राष्ट्र है। वैसे आपको क्या लगता है कि शुरू से हिंदू धर्म को अपनाए बैठा नेपाल क्या एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा या इलेक्शन फिर से काया पलट कर देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।